Hello students, welcome to lecture number 19 of instrumental methods of analysis, and in this lecture we are going to discuss the instrumentation of atomic absorption spectroscopy and applications of AAS. So as we discussed in the earlier lecture in the principal part कि जो भी हमारा atomic absorption spectroscopy method है, so that is more concerned about the absorptions. तो in this case what we do कि हमें क्या करना है कि जो सैंपल है उसको हम सबसे पहले वेपोराइज करना है और वेपोराइजेशन और एक्साइटेशन करवाना है आइदर बाय द फ्लेम और सम बाय द नॉन फ्लेम मेथड्स, और उसके बाद फिर जो ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन बचती है फ्लेम के अंदर या वेपर्स जो बचते हैं ग्राउंड स्टेट के, उसके अंदर हम उसी पर्टिकुलर एलिमेंट की रेजोनेंस लाइन जो है वो इंसिडेंट करते हैं ताकि उसका प्योर 100% फुल एब्जॉर्प्शन हो सके, और जो बाकी ट्रांसमिटेड लाइन होगी वो डिटेक्टर तक पहुंच जाएगी, और इस तरह से आप जो ट्रांसमिटेड लाइट और इंसिडेंट लाइट के डिफरेंस से आप जो इंटेंसिटी है या इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो आप पता लगा लोगे और कंसंट्रेशन से आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शंस को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उसको ही हम डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका जो थोड़ा असेंबली है थोड़ा बहुत फ्लेम से मिलता जुलता भी होगा लेकिन थोड़ा बहुत उससे डिफरेंट भी होगा। तो इसके अंदर जो तीन मेजर कंपोनेंट हैं जो देखने को मिलेंगे हमको, एक है रेडिएशन सोर्स, एक है सोर्स मॉड्यूलेटर और दूसरा है एटोमाइज़र तीसरा। तो इसके अलावा जो बाकी के जो कंपोनेंट हैं आपके वो सारे एज सच सेम रहेंगे जो हमने फ्लेम फोटोमीट्री के अंदर भी पढ़े हैं। तो जिसके अंदर हमारा मोनोक्रोमेटर पार्ट भी आएगा, डिटेक्टर पार्ट भी आएगा, सो वो सब तो रहेगा ही। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के वो हैं सोर्स, मॉड्यूलेटर और एटोमाइज़र्स। एटोमाइज़र्स में भी दो अलग अलग टाइप के एटोमाइज़र्स हैं, एक है फ्लेम एटोमाइज़र्स और एक इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइज़र। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइज़र के ऊपर होगा, क्योंकि जो फ्लेम एटोमाइज़र्स हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फ्लेम फोटोमीट्री, जिसके अंदर हमने बर्नर्स पढ़े जिसमें आपका टोटल कंजप्शन बर्नर था और प्रीमिक्स लैमिनार फ्लो बर्नर भी था। तो स्टार्टिंग विद द रेडिएशन सोर्स, तो जो सोर्स है उसके बारे में पढ़ते हैं, और सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है AAS के अंदर वो है हॉलो कैथोड लैंप, जिसको हम शॉर्ट में HCL भी कह सकते हैं, हॉलो कैथोड लैंप। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो एक हॉलो ट्यूब के रूप में होगी, एंड दिस जनरली एक्ट एज अ कैथोड। तो ये जो है इट इज़ अ शार्प लाइन सोर्स, so it is a sharp line source which emit the specific light और specific wavelength जो आपको required होगी। so it consists of the hollow cathode जो कि उसी एलिमेंट का बना होगा जिस एलिमेंट को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो। तो अगर आप का सैंपल में आप पोटेशियम का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो कैथोड जो होगा वो पोटेशियम का ही सॉल्ट से बना होगा। अगर आप कोई सीसीएम का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो दिस शुड बी मेड अप ऑफ सीसीएम। तो इस तरह से जिस एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो या इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हो, कैथोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो उसी मटेरियल का या उसके सॉल्ट के द्वारा होना चाहिए। तो या तो मेटल या फिर उसका सॉल्ट या अलॉय। इसके अलावा जो ये ट्यूब है इसका इंटरनल डायमीटर होगा लगभग 2 mm के आसपास, और एनोड के रूप में सिंपल टंगस्टन वायर जो है वो काम करेगा, एंड दिस ट्यूब इज़ अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। और इस ट्यूब के अंदर एक इनर्ट गैस भी हम फील करते हैं दैट कुड बी आइदर आर्गन और नियॉन। तो आर्गन गैस और नियॉन गैस इज़ मैंडेटरी एंड इट इज़ फिल्ड इन द लैम्प ट्यूब्स। So this is the construction of the hollow cathode lamp. तो ये जो है हमारा this is the envelope, और इसके अंदर यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रोड सिस्टम है। तो this is the cathode part जो हेलो कैथोड है, and this is the एनोड जो कि आपका है टंगस्टन का, और ये है आपका मेटल का जो भी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो।
और इस तरफ सामने की साइड पे जो होगी एक ट्रांसपेरेंट विंडो होगी। सो ये जो ट्रांसपेरेंट विंडो है, तो it will, why it is a transparent, because it will not absorb the any wavelength, so it will allow the or the जितनी भी wavelength आपकी कैथोड से emit होंगी that will be passed or allowed through this window, इसलिए इसको हम transparent window बोलते हैं। so this is the construction, and जो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो, this is the actual image of a hollow cathode lamp। so let's discuss its working now। तो सबसे पहले first of all we will apply the current, और जैसे ही आप इसमें करंट अप्लाई करोगे लाइक 5 to 50 एम्पियर मिली एम्पियर की रेंज का, तो 300 वोल्ट के आसपास का पोटेंशियल होना चाहिए दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस। और उसके बाद जैसे ही आप वो करंट पास करेंगे, तो जो चैम्बर है, जो ट्यूब है, उसके अंदर जो हमने गैस फिल किया है, चाहे वो आर्गन है या नियॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उससे स्ट्राइक करेंगे और उसको आयोनाइज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा आयोनाइजेशन ऑफ द गैस। अब जैसे ही आयोनाइजेशन होगा गैस का, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इजेक्ट होंगे गैस से, और गैसियस कैटायंस विल बी फॉर्म्ड। तो गैस के जो कैटाइन बनेंगे, नाउ दे विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो कि हमारा है कैथोड। तो सपोज वी हैव दिस इज द गैस, दिस इज द ट्यूब चैम्बर, और यहाँ पर गैस के कैटाइन हैं, एंड हेयर वी हैव अ कैथोड एंड हेयर वी हैव अ एनोड। तो जब ये गैस कैटाइन जो हैं ट्यूब के अंदर जाएंगे, तो अंदर जाके दे विल स्ट्राइक, और दे विल स्ट्राइक, और जैसे ही वो टकराएंगे अंदर जाके, टकराते ही दे विल इजेक्ट एटम फ्रॉम दैट कैथोड सरफेस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए स्पुटरिंग। तो इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव गैस आयंस हैं दे आर एक्सेलरेटेड एंड दे मूव टुवर्ड्स द कैथोड, जो कि हमारा है नेगेटिव पोटेंशियल पे, एंड इट बम्बार्ड द कैथोड इनर सरफेस। और बम्बार्डमेंट होने की वजह से वहाँ से सरफेस से कैथोड के जो एटम्स हैं दे विल बी इजेक्टेड एंड डिस्चार्ज। और इसी तरह से एक जो है ग्लो डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा, और वो जो ग्लो डिस्चार्ज है, दैट ग्लो डिस्चार्ज और एमिटेड लाइन विल पास थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट विंडो। तो यहाँ से वो जो है आपका लाइन जो है वेवलेंथ का, इट विल ट्रैवल, क्योंकि जैसे ही वो स्पुटरिंग होगी, स्पुटरिंग होते ही वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे कैथोड के एटम्स, एंड जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे वापस से कैथोड के सरफेस पे, तो उन्होंने जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, दैट विल बी एमिटेड, एंड दैट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लो डिस्चार्ज। तो वो जो रेजोनेंस लाइन है, दैट विल बी एमिटेड। तो वो जो लाइन है एमिट होगा, दैट विल एक्ट एज अ रेडिएशन सोर्स। तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, वो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, जो कि कैथोड जिससे बना है। और सपोज अगर कैथोड की लाइन वहाँ से कैथोड के रूप में हम पोटेशियम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पोटेशियम की लाइन निकलेगी, और सैंपल में भी पोटेशियम ही है, तो वो पोटेशियम के ग्राउंड स्टेट एटम से जब पोटेशियम की वेवलेंथ स्ट्राइक करेगी, तो फुल एब्जॉर्प्शन होगा, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम सिग्नल जो है एब्जॉर्प्शन का भी देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन के ऊपर, कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन कम होगी तो एब्जॉर्प्शंस भी कम होंगे। तो जो एमिटेड लाइन निकलेगी यहाँ से लैंप से, दैट विल बी पास्ड थ्रू द फ्लेम, जहाँ पे ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में मेटल के या एलिमेंट, सैंपल के एलिमेंट जो हैं वो प्रेजेंट है, एंड दे विल कॉज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो उस यहाँ पे फिर उस लाइन सोर्स का एब्जॉर्प्शन होगा, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो है वो ऑब्जर्व होंगे। सो हॉलो कैथोड लैंप्स जो हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली अवेलेबल फॉर अराउंड 70 एलिमेंट्स। तो 70 एलिमेंट्स तक के लिए जो हॉलो कैथोड लैंप है वो मौजूद हैं। तो आप यानी कि 70 एलिमेंट्स को आप हॉलो कैथोड लैंप से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका HCl हॉलो कैथोड लैंप ना बना हो, तो उसको आप इस टेक्निक से इन्वेस्टिगेट या स्टडी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा हॉलो कैथोड लैंप्स जो है वो अलॉय के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें आप 2 या 3 एलिमेंट्स को मिक्स करके आप उसका अलॉय बना सकते हो, और जब आप उसको एज ए सोर्स इस्तेमाल करोगे,
तो जितने एलिमेंट आपने प्रेजेंट किए होंगे उतने लाइन सोर्स जो है, उतनी वेवलेंथ जो है वो एमिट करेगा। तो जो सैंपल की वेवलेंथ होगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी किसी को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो एग्जांपल हैं जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम का एक कैथोड हो गया, कॉपर एंड जिंक का हो गया, सोडियम और पोटेशियम का हो गया। तीन वाले के अंदर एग्जांपल है कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। तो इस तरह से आप सिंगल कैथोड या फिर कैथोड के या अलग अलग एलिमेंट्स के अलॉय जो है उसको यूज़ करके कैथोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट टाइप का सोर्स है जो यूज़ किया जाएगा अदर देन HCl, वो है EDL, विच इज़ कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप। तो जैसे हमने देखा HCl के अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड और एक एनोड, जिसमें कैथोड उसी मटेरियल का बना होगा जो मटेरियल को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। जबकि जो दूसरा ये सोर्स है EDL, विच इज़ ए इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप, तो जैसे नाम से ही आप देख पा रहे होगे इट इज़ ए इलेक्ट्रोड लेस, इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक ये क्वार्ट्ज की एक ट्यूब होगी, सील्ड ट्यूब होगी, जिसका 2 से 7 सेंटीमीटर के आसपास उसकी लेंथ होगी और लगभग 8 mm के आसपास उसका इंटरनल डायमीटर होगा। और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इनर्ट गैस के साथ गैसियस रूप में प्रेजेंट होगा। और जब आप इस लैंप के ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करोगे, जैसे कि माइक्रोवेव रेडिएशन स्ट्राइक करोगे लगभग 2000 टू 3000 मेगाहर्ट्ज की रेंज की, तो उसमें क्या होगा, इट विल कॉज द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस एटम्स। और वो जो आयोनाइज्ड गैस एटम्स हैं दे विल नाउ टेक अप द हाई or the random the motions, or due to that random motions of the ionized gaseous atoms, they will cause the collisions with the metal atoms, and hence they will cause the excitation to the metal atom, and जो excited atoms हैं they will come to the ground state and emit the light. So this generally looks like as this shown in the picture. तो यहाँ पर हमारा एक लैंप है, this is the lamp which will provide you the सोर्स ऑफ द रेडिएशन जो कि है माइक्रोवेव रेडिएशन। और यहाँ पे हमारा है साइड में ये क्वार्ट्ज का विंडो विच इज़ अ ट्रांसपेरेंट। तो दोनों तरफ जो विंडो होगी दैट इज़ सॉरी यहाँ तो विंडो नहीं होगी, इस तरफ होगी विंडो जो कि क्वार्ट्ज की है, जो कि ट्रांसपेरेंट होगी। तो जब यहाँ से एमिशन होगा तो एमिशन विल मूव इन दिस डायरेक्शन अपोजिट टू द लैम्प, और इस तरह से हमको पर्टिकुलर रेजोनेंस लाइन जो है वो ऑब्जर्व हो जाएगा, जिसको आप फिर यूज़ कर सकते हो आगे सैंपल के ग्राउंड स्टेट एटम्स को अब्जॉर्ब करवाने के लिए। तो हालांकि इन दोनों ही जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे HCl है चाहे EDL है, वो इस्तेमाल कर सकते हो, बट HCl जो है दैट इज़ हैविंग ए वाइड एप्लीकेशन। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ दी मॉड्यूलेटर। तो AAS के अंदर जो सोर्स मॉड्यूलेशन है, सोर्स मॉड्यूलेशन मेनली इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द इंटरफेरेंसेस caused due to the flame emission radiations by modulating the output of the source in such way that its intensity fluctuate at the constant frequencies। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हमने अपने सैंपल को एस्पायरेट किया इनटू द फ्लेम, तो वहाँ पर ग्राउंड स्टेट एटम भी हैं और एक्साइटेड स्टेट एटम भी है। अब जब आप सोर्स डाल रहे हो तो वो ग्राउंड स्टेट को एक्साइट तो कर रहा है, और उसके बाद फिर जब फ्लेम है, जैसे सपोज यहाँ पर दिस इज़ द बर्नर पार्ट और यहाँ पे ये फ्लेम है, इसके अंदर ग्राउंड स्टेट एटम भी प्रेजेंट है और एक्साइटेड स्टेट एटम भी प्रेजेंट है। यहाँ से हमारी आ रही है HCl से लाइन सोर्स वेवलेंथ। अब फ्लेम के आगे जो है यहाँ पर है हमारा डिटेक्टर। अब डिटेक्टर के पास इधर दो तरह की लाइट्स पहुँचेंगी, एक वो लाइट जो कि HCl की होगी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट, और दूसरी जो लाइट होगी वो होगी एमिशन की लाइट, क्योंकि जो आपके एक्साइटेड स्टेट एटम्स हैं जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे फ्लेम के अंदर तो दे विल ऑल्सो कॉज द एमिशन। तो यानी आगे डिटेक्टर के पास जो सिग्नल पहुंच रहा है उसमें दो तरह की लाइट्स होंगी, एक
इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ट्रांसमिटेड बीम, और दूसरा एमिशन बीम। तो अब डिटेक्टर जो है वो कैसे पता लगाए कि डिफरेंशिएट करेगा कि कौन सी बीम ट्रांसमिटेड है और कौन सी एमिटेड बीम है। तो इसके लिए हम जनरली सोर्स मॉड्यूलेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो सोर्स मॉड्यूलेटर एक ऐसी असेंबली है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हम फ्लेम और सोर्स के बीच में इधर इस्तेमाल करेंगे, सोर्स मॉड्यूलेटर। तो ये क्या करेगा सोर्स मॉड्यूलेटर, ये जो सोर्स की जो लाइट है जो हॉलो कैथोड लैंप से निकल के आ रही है उसको कट करेगा और ऑल्टरनेटिव वे में उसको फ्लेम में पास करेगा, अलाउ करेगा। तो इस तरह से जब डिटेक्टर के पास जो सिग्नल जाएगा उसमें जो एमिशन का जो फ्लेम एमिशन से जो सिग्नल होगा वो तो जाएगा कॉन्टिन्यूस, और जो ट्रांसमिटेड बीम जाएगी वो जाएगी ऑल्टरनेट। तो इस तरह से डिटेक्टर जो है अब ये आइडेंटिफाई करेगा कि एक बीम आ रही है कॉन्टिन्यूसली और एक बीम आ रही है ऑल्टरनेटिवली। तो वो ऑल्टरनेट जो बीम है उसको डिटेक्ट करना है, उसको कॉन्टिन्यूस बीम को उसको रिजेक्ट कर देना है या नेग्लेक्ट कर देना है। तो इस तरह से तो कुछ एक पर्टिकुलर सूटेबल फिल्टर भी हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे मोनोक्रोमेटर बीच में, जो कि डायरेक्ट जो सिग्नल आ रहा है, जो डीसी सिग्नल आ रहा है उसको वो ब्लॉक करे और ऑल्टरनेटिंग सिग्नल जो आ रहा है एसी सिग्नल उसको वो अलाउ करे डिटेक्टर के पास, जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको डिटेक्ट कर सकें। तो इस तरह से सोर्स मॉड्यूलेटर जो है प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी AAS डिटर्मिनेशंस। तो इसके लिए आप या तो सोर्स को मॉड्यूलेट कर सकते हो मैनुअली, या फिर आप इसमें जो है चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो चॉपर जनरली लुक्स लाइक दिस। तो जो डार्क है दिस इज द सॉलिड पार्ट, और ये जो लाइट पार्ट देख पा रहे हो इसके अंदर दिस इज द हॉलो पार्ट। तो दिस इज ए डिस्क। तो इट इज़ ए सर्कुलर डिस्क जिसमें ऑल्टरनेटिवली जो है एक बार सॉलिड, एक बार कटआउट है, एक बार सॉलिड है, एक बार कटआउट है। तो इस तरह से जब बीम के सामने जब बीम इससे टकराएगी सॉलिड पाथ से तो वो आगे ट्रांसमिशन उसका नहीं होगा, लेकिन जब बीम हॉलो पाथ से जाएगी तो इट विल बी ट्रांसमिटेड टू दी अदर साइड। और इस तरह से, और ये चॉपर जो है एक कंटिन्यूस फिक्स स्पीड पे रोटेट होता रहेगा, जिससे कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, ऑल्टरनेटिंग बीम जो है सोर्स की वो प्रोड्यूस करके उसको अलाउ करेगा फ्लेम में से जाने के लिए। इसके बाद जो एटोमाइजर्स हैं, एटोमाइजर्स में हमने देखा फ्लेम एटोमाइजर में हमने लैमिनार फ्लो बर्नर है, ये ऑलरेडी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो वी आर नॉट फर्दर डिस्कसिंग हेयर। सो आवर मेन डिस्कशन फोकस वुड बी अपॉन द इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर्स हैं, हेयर वी आर नॉट यूजिंग अ फ्लेम, सो वी आर कॉजिंग द इलेक्ट्रिक करंट टू हीट द असेंबली एंड कॉज द एटोमाइजेशन। तो इसमें सैंपल जो है सबसे पहले उसको लो टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, इवापोरेट किया जाता है, और उसके बाद उसको ऐश में कन्वर्ट किया जाता है, और जब वो ऐश हो जाता है उसके बाद फिर हाई टेम्परेचर पे उसको इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है। और जो इसके लिए हम असेंबली यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट ट्यूब। तो ग्रेफाइट ट्यूब इज़ जनरली अ गुड component or good source for the electrothermal atomization। तो जब आप इसमें से करंट पास करते हो, रैपिडली इंक्रीज किया जाएगा, तो इट विल कॉज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ दिस ग्रेफाइट ट्यूब, और जिसकी वजह से जो सैंपल है उसका एटोमाइजेशन होगा, क्योंकि सैंपल ऑलरेडी आपका ग्रेफाइट ट्यूब के अंदर ही रहता है। तो जैसे ही आप उसको हीट करोगे इलेक्ट्रिकली, सैंपल विल बी ऑटोमाइज्ड, और उसके बाद फिर इमीडिएटली वो कूल डाउन भी आप उसको कर सकते हो। सो ग्रेफाइट ट्यूब फर्नेस जो है वो कुछ इस तरह से देखने को रहता है, जिसमें यहाँ पे लाइट सोर्स है एक, दिस इज़ द एटोमाइजेशन चैम्बर, दिस इज़ द ग्रेफाइट ट्यूब, और ये जो आप पोर्ट देख रहे हो दिस इज़ द सैंपल इंजेक्शन पोर्ट। तो यहाँ से लाइट पास हुई, इधर से लाइट निकली बाहर, दिस इज़ द ट्रांसमिटेड बीम एंड दिस इज़ द इंसिडेंट बीम, और it will pass through the monochromator and finally reach to the detector। और ये जो ग्रेफाइट ट्यूब है दिस इज जनरली सराउंडेड बाय द वाटर जैकेट, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना बढ़े, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, प्लस एक इनर्ट गैस का इनलेट भी होता है इसके अंदर,
और दिस इज़ द एक्चुअल एरिया। ये जो आप देख पा रहे हो एरोस की हेल्प से, बिटवीन द एरो दिस इज़ द ग्रेफाइट ट्यूब, और यहाँ पर यहाँ से जो ट्यूब है दिस, यहाँ से हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। तो HCl से जो भी लाइट निकलेगी दैट विल ट्रैवल दिस पाथ, इट विल टेक दिस पाथ। और यहाँ पे जो भी सैंपल के अंदर जो ग्राउंड स्टेट वेपर्स प्रेजेंट होंगे दे विल अब्सॉर्ब द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द हॉलो कैथोड लैम्प एंड कॉज द अब्जॉर्प्शन, और जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी दैट विल बी पास्ड अवे टू द डिटेक्टर। तो इस तरह से जो है ग्रेफाइट ट्यूब की कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है ग्रेफाइट ट्यूब के साथ, प्रॉब्लम है कि अनइवन हीटिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कुछ एरिया जो है वो कोल्ड होंगे, कुछ एरिया जो है वो हॉट होते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक ग्रेफाइट ट्यूब के अंदर मॉडिफिकेशन यूज़ की जाती है, उसको हम बोलते हैं एल-वर्व प्लेटफॉर्म। तो ये जो एल-वर्व प्लेटफॉर्म है दिस इज़ इनबिल्ट इनसाइड द ग्रेफाइट ट्यूब लाइक दिस। तो ये है ग्रेफाइट एल-वर्व प्लेटफॉर्म एंड दिस इज़ द ग्रेफाइट ट्यूब, और ये जो होल देख पाओ दिस इज द सैंपल इंजेक्शन। तो इसको आप इसके अंदर प्लेस करके रखते हो, इट विल लुक लाइक दिस। तो यहाँ से सैंपल इंजेक्ट किया जाएगा एल्वो प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जब आप ग्रेफाइट ट्यूब को हीट करोगे तो ग्रेफाइट ट्यूब की हीटिंग जो है वो अनइवन हो सकती है, लेकिन उसके थ्रू इंडक्शन की हेल्प से जब एल्वो प्लेटफॉर्म हीट होगा तो उसकी जो हीटिंग होगी वो यूनिफॉर्म होगी। इस वजह से जब आप एल्वो प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हो टू कॉज द एटोमाइजेशन, तो परफॉर्मेंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है एंड यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट्स। इसके अलावा जो बीम जो है ट्रांसमिटेड बीम होगी देन इट विल पास थ्रू द मोनोक्रोमेटर, एंड मोनोक्रोमेटर के बारे में ऑलरेडी आप काफ़ी पढ़ चुके हो इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑल्सो, इन द फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑल्सो, कि either you can use the prisms or you can use the gratings for the separation of the wavelength, और जो desired wavelength होगी after the suitable rotation desired wavelength would be allowed to pass through this slit, और slit में से जो लाइट निकलेगी that will reach to the detector। और डिटेक्टर के रूप में you can use the photo detectors, जिसमें आप फोटो ट्यूब्स जो हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो फोटो ट्यूब्स के अंदर यहाँ से जो फोटोन्स हैं जो वो स्ट्राइक करेंगे कैथोड पे, और एनोड जो है आपका वो पॉजिटिव पे है, कैथोड जो है वो जैसे नेगेटिव पे है, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट द माइग्रेशन और करंट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दैट करंट विल बी कन्वर्टेड टू दिस अप्रोप्रिएट सिग्नल, और सिग्नल से फिर एम्पलीफाई करके आप उसको रिकॉर्डर से रीड आउट उसके जो आउटपुट है उसको कर सकते हो। इसके अलावा जो वाइडली यूज़ होने वाला डिटेक्टर है वो है PMT, विच इज़ अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जिसके ऑलरेडी आप इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ सो मैनी डायनोड्स। तो एक हमारा होगा यहाँ पे एनोड, और जो मल्टीपल जो कैथोड्स होते हैं दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज ए डायनोड्स। तो इन डायनोड्स की हेल्प से यू कैन एम्पलीफाई द सिग्नल स्ट्रेंथ। तो इसीलिए मेन जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो किया जाता है इसके अंदर वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का ही किया जाता है, PMT ट्यूब का, एज ए डिटेक्टर टू कैप्चर द फोटॉन्स कमिंग फ्रॉम द ट्रांसमिटेड बीम। सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज अ सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट। दिस इज द डबल बीम इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम देखेंगे दिस इज द एटोमाइजर पार्ट, और यहाँ से बीम स्प्लिटर जो है इट विल चॉप द बीम इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वन इज द रेफरेंस बीम एंड वन इज द सैंपल बीम। तो सैंपल बीम विल गोइंग थ्रू द एटोमाइजर, जबकि रेफरेंस बीम जो है वो आपकी फ्लेम में से या एटोमाइजर में से पास नहीं होगा। इस वजह से आपको ब्लैंक का करेक्शन करना चाहिए और ज़रूरी है, सो दैट यू कैन मिनिमाइज द इंटरफेरेंसेस। सो दीज आर द सम मेजर एप्लीकेशंस जिसमें आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशंस ऑफ द मेटल इनटू द वेरियस सॉल्यूशंस। इसके अलावा ट्रेस मेटल्स जो हैं उनके डिटेक्शन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट स्ट्रीम्स के अंदर कर सकते हो, रॉ मटेरियल्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो along with the ICP-MS टेक्निक। एनालिसिस ऑफ एडिटिव्स
and purity in steels and other metal alloys, analysis of low level contaminants, determination of zinc in water, air, blood, urine, muscle tissues, milk or milk products, cereals, breakfast cereals, shampoos, alloys, gasoline, oil, sediments and rocks etc. तो इस तरह से आप इस टाइप की जो डिटर्मिनेशंस हैं उनको आसानी से इसमें परफॉर्म कर सकते हो. So these are the references that you can go through for further studies. Thank you.